नमस्कार बच्चों, मैं मुकेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमवी साइंस वर्ल्ड में। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट अमल शारक व लवण। हमने चैप्टर को पूरे अच्छी तरह से समझ लिया है। तो हम जानने वाले हैं इसके जो महत्वपूर्ण भाग हैं, मतलब इसके जो अभ्यास प्रश्न है उनके बारे में जानकारी हम प्राप्त है वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम करने वाले हैं इसके अभ्यास प्रश्न। तो हम करने वाले हैं एनसीईआरटी के जो हमें अभ्यास प्रश्न दिए जाते हैं उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल करेंगे। चैप्टर सेकंड का अभ्यास प्रश्नों को हल करने की यहाँ पर हमारी जो कोशिश है वह रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है हमारे यहाँ पर। हम करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। आप बोर्ड पे देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है वह किस प्रकार से दिया गया है। पहला प्रश्न कहता है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। तो हमने प्रश्न देख लिया कि पीएच क्या, कोई लिटमस क्या कर देता है, लाल को, कोई पीएच है वो लाल को क्या कर देता है, लाल को करता है नीला। लाल के लिए मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, लाल के लिए एक मैंने क्या बताई थी, ट्रिक बताई थी कि अगर लाल को नीला कर रहा है, लाल को क्या कर रहा है, नीला कर रहा है, तो इसका मतलब वो किस प्रकृति का होगा, वह होता है क्षारीय प्रकृति का। जो लाल को नीला कर देता है वह किस प्रकृति का होता है, वह होता है क्षारीय प्रकृति का। तो हमारा जो विलयन है वो किस प्रकार का होगा, वह होगा क्षारीय प्रकृति का। क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का जो हमारा है वो होगा। तो वो लिटमस पर क्या प्रभाव करेगा, तो क्षारीय प्रकृति है, तो क्षारीय इसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं 1, 4, 5 और 10। तो लाल को नीला कौन करते हैं, क्षार करते हैं, क्षार करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, उसका पीएच मान कितना होगा, 10 होगा, क्योंकि 5 से 7 से नीचे के सभी क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। तो अब ये क्या है, क्षार है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जो हमारा विलयन है उसका पीएच कितना होगा, 10 होगा। तो चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमें क्या कह रहा है, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। कोई विलयन क्या करता है, अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी का दूधिया कर देता है, चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा, तो इसका ये विलयन है में उसमें क्या होता है। तो हमने पहले पढ़ा था, हम क्या ले रहे थे, CaCO3, हम क्या लेते थे, CaCO3 लिया था हमने, CaCO3 लिया था। जब उसकी अभिक्रिया हम क्या करते हैं, जिस उसकी अभिक्रिया HCl के साथ करवाते हैं, किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, CaCl2 और उसके साथ में क्या प्राप्त होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, H2O व CO2। तो ये जो हमारे पास जो विलयन प्राप्त हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, ये क्या कर देता है, चूने के पानी को क्या कर देता है, गैस है वो उत्पन्न होती है। तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो उत्पन्न होती है। तो इसमें दूधिया कर देते हैं। सब विलयन में क्या होगा, तो इस विलयन में होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो ऑप्शन दिया गया आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह इसका सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं आगे वाले प्रश्न की तरफ। हमें तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न में कह रहा है कि NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml में ले तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। तो NaOH का पहले हमारे पास कितना था, पहले हमारे पास NaOH था 10 ml, कितना था, 10 ml, और HCl था 8 ml। HCl कितना था, 8 ml। जब इन दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है, उदासीन होता है। अब हमारा NaOH डबल हो गया 20 ml, तो सीधी सी बात है HCl क्या हो जाएगा, HCl भी डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 का 16 ml। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16 ml। इसमें कोई भी बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा इसका उत्तर है वो होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम हमारे प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4 हमें कहता है अपच्या का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन से या किस औषधि का उपयोग होता है। अपच्या का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच्या का उपचार करने के लिए, जी हाँ बिल्कुल सही, जो हमारा ऑप्शन है सी एंटासिड का उपयोग वहां पर किया जाता है। तो एंटासिड का उपयोग है वो किया जाता है।
एंटासिड के रूप में हम किस किस का उपयोग करते हैं? एंटासिड के रूप में हम उपयोग वो किस किस का करते हैं? तो एंटासिड के रूप में हम उपयोग करते हैं किनका? MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग किसके लिए करते हैं? हम अपच का उपचार करने के लिए, एसिडिटी का उपचार करने के लिए हम अक्सर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाला प्रश्न हमें क्या कह रहा है? आगे वाला प्रश्न हमें कहता है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए शब्द समीकरण लिखिए तथा इसके संतुलित समीकरण भी लिखिए। तो पहली अभिक्रिया में क्या करें? शब्द समीकरण लिखनी है पहला। तो पहला प्रश्न हमें ए क्या कहता है? ए कह रहा है हमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो क्या करता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल जो क्या है? तनु है, दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ? पहले हमें शब्द समीकरण लिखनी है, तो सिंबल नहीं लगाना है, शब्द लिखना है। जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, क्या बनता है? जिंक सल्फेट और की है प्लस हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब इसके शब्द समीकरण लिख लिया। अभी संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको रासायनिक सूत्र समीकरण के रूप में भी दर्शाना पड़ेगा। चलिए इसकी रासायनिक समीकरण भी लिख लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4 रासायनिक सूत्र है ये इसका, H2SO4। जब इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा देते हैं? हम जिंक के साथ करवा देते हैं। किसके साथ करवा देते हैं? जी हाँ, जिंक के साथ अभिक्रिया वो करवा देते हैं। जब अभिक्रिया जिंक के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। साथ में क्या हो जाता है? हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है। तो क्या यह अभिक्रिया संतुलित है? इसे संतुलित कीजिए। H को नहीं हिलाना है, आयरन एक है SO4 एक है H दो है। तो ये हमारे जो रासायनिक समीकरण है वो क्या है? संतुलित है। चलिए इसी की बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या कह रही है हमें? इसका बी हमें कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अभिक्रिया कर रहा है यहाँ पर मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम पट्टी के साथ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम। जब क्या होगा? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ होगी तो हमें प्राप्त होगा मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या प्राप्त होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसके साथ में निकल जाएगी वही अपनी हाइड्रोजन गैस। क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। तो अब इसके जो शब्द समीकरण है वो तो हमने लिख लिया। अब इसकी जो रासायनिक समीकरण है वो भी लिख लेते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया हमने, उसके साथ अभिक्रिया करवा दी मैग्नीशियम की। अभिक्रिया करने के बाद क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बना। जी हाँ, क्या बना? मैग्नीशियम क्लोराइड बना। और साथ में क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो यहाँ पर चेक करते हैं क्या संतुलित है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए Cl कितने हैं? एक है। यहाँ पे कितने हैं? दो। तो इसे दो करने के लिए क्या लगा देंगे? यहाँ पर दो लगा देंगे। Mg एक है, यहाँ पे भी एक H2 है, यहाँ पे भी H2 है। तो हमारा रासायनिक समीकरण क्या हो चुके हैं? संतुलित यहाँ पर हो चुकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसी के सी के बारे में। इसी का पार्ट सी जान लेते हैं अभी हम। तो हमारा जो पार्ट सी है वह क्या कह रहा है? हमारा पार्ट सी कह रहा है चौथे का कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम चूर्ण के साथ। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या करता है? किस अवस्था में यह है? तनु है। यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो आप सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? एल्यूमिनियम के साथ। जब क्या होगा? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा है वो किसके साथ अभिक्रिया करेगा? एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करेगा। तो हमें प्राप्त होगा एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम सल्फेट। और साथ में हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो जाती है। हाइड्रोजन गैस साथ में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है। चलिए इसे रासायनिक सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम लेते हैं तो क्या बनता है? हमें प्राप्त होता है इसका एल्यूमिनियम सल्फेट है वो प्राप्त हो जाता है।
एल्यूमिनियम सल्फेट हमें यहाँ पर प्राप्त होता है, साथ में प्राप्त होती है हमें हाइड्रोजन गैस। क्या प्राप्त होती है? हाइड्रोजन गैस है वो प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे संतुलित कर लेते हैं। CaL कितनी है? एक है, एक SO4 की क्या एक है, यहाँ पे कितनी है? 3 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 दूनी 6, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 हाइड्रोजन है वो हो जाते हैं। तो इसे ये प्रकार से हमने संतुलित कर लिया अभिक्रिया। अब हम इसके डी की तरफ बढ़ते हैं। डी क्या कह रहा है हमें? डी कहता है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेतन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेना है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है? लोहे के साथ। लोहे के साथ है वो अभिक्रिया करता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा लोहे के साथ अभिक्रिया करेगा, लोहे के साथ करवाते हैं, तो आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आयरन क्लोराइड का निर्माण है वो हो जाता है, और साथ में बन जाती है हाइड्रोजन गैस। साथ में क्या बन जाती है? हाइड्रोजन गैस। चलिए इसे अब सूत्र के रूप में लिख लेते हैं। तो HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र हो गया। साथ में क्या ले लिया? Fe ले लिया, आयरन ले लिया। इसे क्या कहते हैं? आयरन के नाम से जाना जाता है। साथ में क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट बन रहा है। तो क्या बन रहा है? आयरन सल्फेट, आयरन क्लोराइड बन रहा है, सॉरी। और साथ में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो रही है। चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं। Fe 1 है, यहाँ पे भी Fe है, क्लोरीन 3 है, यहाँ पे कितनी है? 1 है। चलिए इसे 3 कर लेते हैं। कितने हो गए? हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए। हाइड्रोजन 2 है, 3 हो नहीं सकते, तो यहाँ पे 3 6 कर देते हैं इसको। यहाँ पे क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन को भी 6 कर देते हैं, और यहाँ पे भी 6 कर देते हैं इनको भी। यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये हमारी जो रासायनिक समीकरण है वो क्या हो चुकी है? पूरी तरह से संतुलित नहीं हुई अभी तक। 3 दूनी 6, 2, हाँ। तो Cl कितने हो गए? 6। यहाँ पे भी कितने हो गए? 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। Fe 2 हुए, यहाँ पे भी 2 हुए। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं आप। ये क्या प्राप्त हो रहा है? आयरन क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ये हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है, ये लोहा है, और ये क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो इस प्रकार से हमने ये जो हमारा चौथा प्रश्न है उसे सोल्व कर लिया। ये थोड़ा सा आसान नहीं था प्रश्न, ये ट्रिकी था। पहले पार्ट से भी इसमें कुछ भाग है वो लिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगले की तरफ हमारा भाग है वो देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 हमें क्या कह रहा है? तो प्रश्न नंबर 5 हमें कहता है कि प्रश्न नंबर 5 में कहता है निम्न अभिक्रियाओं के लिए, ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। क्रियाकलाप द्वारा समझाइए। तो हमें क्या कह रहा है? अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होता है। जी हाँ, होता है ना। है अल्कोहल व ग्लूकोज होते हैं, उनमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन आयन तो होते हैं, लेकिन वह क्या नहीं करते हैं? वह नहीं करते हैं क्या? अम्लों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। तो तनु विलयन क्या लेंगे हम? यहाँ पर देखिए डायग्राम की सहायता से हम समझ लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं? इसके जो हमारा जो बीकर है उसके अंदर ले लेते हैं क्या? तनु इससे हम ले लेते हैं। इसके अंदर जो हमारा तनु अल्कोहल है उसे ले लेते हैं। तनु अल्कोहल के विलयन को ले लेते हैं। तनु अल्कोहल को हम ले लेते हैं। जब हम तनु अल्कोहल को लेते हैं, जब बीकर के अंदर हम तनु अल्कोहल को लेते हैं, उसके अंदर क्या डाल देते हैं? हम 2 राड डाल देते हैं, जिससे कि इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके। इसमें क्या किया जा सके? विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके। जब हम इस सल्फर अल्कोहल के विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो क्या होता है? जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह नहीं होता है, जो बल्ब है वो नहीं जल रहा है, तो विद्युत धारा का प्रवाह यहाँ पर नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो विद्युत धारा है उसका प्रवाह नहीं हो रहा है, मतलब जो बल्ब है हमारा वो नहीं जलता है, परिपथ पूरा नहीं होता है। लेकिन जब भी एक ऐसा विलयन प्राप्त होता है जिसमें परिपथ पूरा नहीं होता, उसका मतलब क्या होता है? उसमें हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होता। जब हाइड्रोजन आयन का निर्माण ही नहीं होगा, जिस विलयन में हाइड्रोजन आयन का निर्माण नहीं होगा, तो वह क्या होगा? वह सीधी सी बात है, विद्युत का चालन नहीं करेगा। विद्युत का चालन नहीं करता है, विद्युत का कुचालक है। और अगर वह विद्युत का क्या है? कुचालक है, तो हम क्या कह सकते हैं? बल्ब नहीं जल रहा है, बल्ब नहीं जलता है, बल्ब नहीं जलता है। ठीक है, तो इससे कारण हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज है और जो हमारा अल्कोहल है वह क्या नहीं करता? अम्लीय नहीं होता है। उसके अंदर हाइड्रोजन पाया तो जाता है, लेकिन उसके हाइड्रोजन का आयन का निर्माण नहीं हो पाता है, और विद्युत का चालन है वो नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं कि बीकर में अल्कोहल या ग्लूकोज का तनु विलयन लिया गया है। बीकर में क्या लिया गया है? हाइड्रोजन, इसका अल्कोहल या तनु विलयन लेने पर भी क्या होता है? उसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि इस कारण से यह क्या नहीं होते हैं? अम्लीय नहीं होते हैं। चलो अब आगे बात करते हैं। हम आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कहता है कि
आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है? तो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता है। आश्रित जल विद्युत का चालक नहीं करता है, नहीं करता है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं होता है इसमें? जो हाइड्रोजन आयन है वो नहीं पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन नहीं होंगे तो विद्युत का चालन कैसे करेंगे? लेकिन जो हमारा वर्षा जल होता है, क्या होता है? वर्षा जल होता है, जब वह ऊपर से गिर रहा होता है तो उसमें जो कुछ गैसें होती है जैसे SO2 और NO2, इस प्रकार की गैसें मिल जाती है। कौन सी गैसें? SO2 और NO2 प्रकार की जो गैसें हैं वो इसके अंदर मिल जाती है। इन गैसों के मिलने के कारण क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पर क्या हो जाते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? अम्लीय प्रकृति हो जाती है। क्या हो जाती है? अम्लीय प्रकृति हो जाती है। H+ आयन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? जो H+ आयन है वो क्या होते हैं? वर्षा जल में उपस्थित होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा वर्षा जल है विद्युत का चालन क्यों करता है? H+ आयन की उपस्थिति के कारण वह क्या करता है? विद्युत का चालन है वो करता है। लेकिन जो आश्रित जल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन नहीं पाए जाते हैं, इस कारण वह विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है कि जल की उपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार है वो अम्लीय क्यों नहीं होता है? प्रश्न नंबर 8 हमें कहता है कि जब हमारे पास जल अनुपस्थित हो, क्या हो? अनुपस्थित हो। जल क्या है हमारे पास यहाँ पर? अनुपस्थित है। जब जल अनुपस्थित है तो जो अम्ल है वो अम्लीय की तरह व्यवहार क्यों नहीं करता है? तो सीधा सा कारण है इसका कि किसी पदार्थ का अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। किसी पदार्थ का अम्लीय व्यवहार अम्लीय व्यवहार H3O आयन के कारण होता है। हाइड्रोजन आयन क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजन आयन के कारण है वो होता है। हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम भी आप इसे लिख सकते हैं। हाइड्रोनियम आयन के कारण है वो होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जल किसी अम्ल के साथ जब जल का विच्छेदन होता है, क्या होता है? जल का जब विच्छेदन होता है या जल किसी अम्ल के विच्छेदन से सहायक होता है। जल क्या होता है? अम्ल से विच्छेदन में सहायक होता है, जिससे हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न, जल अम्ल के विच्छेदन में सहायक होता है जिससे कि हाइड्रोनियम आयन का वह उत्पन्न हो जाता है। तो क्या हो जाता है? हाइड्रोनियम आयन है वो हमारे पास जब उत्पन्न हो जाता है तो जैसे देख लेते हैं हम HCl लेते हैं। हम क्या लेते हैं? HCl है वो ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं, उसकी अभिक्रिया करवाते हैं हम H2O के साथ। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? हम जल के साथ वो इसकी अभिक्रिया करवाते हैं। तो क्या बनता है हमारे पास? जो ये किस प्रकार से टूट जाता है? टूटता है H3O होता है वो किस अवस्था में होता है? वह पॉजिटिव अवस्था में होता है और साथ में बन जाती है क्लोरीन नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हाइड्रोनियम आयन का निर्माण हो रहा है। जब जल ही नहीं होगा, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण नहीं होगा तो वह व्यवहार अम्लीय कैसे हो सकता है? तो हम कह सकते हैं कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 9 हमें क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 हमें कहता है कि 5 विलयन दिए गए हैं ABCDE। जब सार्वत्रिक सूचक में जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन है? तो हम सबसे पहले गए हैं उदासीन। क्या दिया गया? उदासीन। तो हम जानते हैं जिसका pH मान 7 होता है वह क्या होता है? उदासीन होता है। प्रबल क्षारीय, प्रबल क्षारीय। तो यहाँ पे जिसका pH 11 होगा वह क्या होगा? प्रबल क्षारीय विलयन होगा। दुर्बल अम्लीय,
दुर्बल अम्लीय क्या कहता है, दुर्बल अम्लीय कहता है कि जब यहाँ पर जिसका pH मान क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, जिसका pH मान 1 होगा वह क्या होगा, प्रबल अम्लीय होगा। जी हाँ, दुर्बल अम्लीय का pH मान होगा हमारे पास 4 और प्रबल अम्लीय का होगा 1। प्रबल अम्लीय का pH मान होगा 1 और दुर्बल क्षारीय होगा, तो अब हम कह सकते हैं कि जो उदासीन है उसका pH मान 7 होगा, प्रबल अम्लीय का होगा 1, प्रबल क्षारीय का होगा 11, पर दुर्बल अम्लीय का होगा 4 और दुर्बल क्षारीय का होगा 9। तो ये प्रश्न भी हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 हमें कह रहा है प्रश्नावली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी डालिए। प्रश्नावली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल लीजिए। दोनों अम्लों की मात्रा व सांद्रता समान है। किस प्रश्नावली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होती है। तो प्रश्नावली ए में क्या हो रहा है, प्रश्नावली ए में हमने क्या लिया है, प्रश्नावली ए में हमें लेने को कह रहा है क्या, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या लेने को कह रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और उसमें क्या डाल दे हैं, मैग्नीशियम की राड डाल दी हुई है। मैग्नीशियम की राड अभिक्रिया होती है किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। तो क्या बनता है, MgCl2 और साथ में क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको जलाने के कारण क्या होती है, फट फट की आवाज है वो आ जाती है। दूसरे विलयन में हमें क्या लिया, क्या संतुलित है, जी नहीं, तो ये संतुलित हो चुकी है अब हमारी समीकरण। दूसरी प्रश्नावली बी क्या कह रही है हमें, प्रश्नावली बी कहती है कि हमें क्या लिया गया, प्रश्नावली बी में एसिटिक अम्ल CH3COOH, इसमें भी क्या डाल दिया हमने, मैग्नीशियम की राड है वो डाल दी। तो मैग्नीशियम की राड डालने से क्या हो जाएगा, यहां पर निर्माण हो जाता है CH3COO, ठीक है, CO इसकी क्या हो जाएगी, पूरे की होल ट्वाइस है, और साथ में क्या बन रहा है, Mg बन रहा है, और साथ में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस है वो मुक्त हो रही है। चलिए इसे संतुलित कर लेते हैं। इसके यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 कितना है, 2 है, पूरा का पूरा 2 हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। Mg कितना, 1 है। तो समीकरण वो हमारे इस प्रकार से संतुलित हो चुके हैं। तो अब हम देखिए क्या हो रहा है, जो ये क्या है, एसिटिक अम्ल जो हमारे पास, एसिटिक जो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो हमारे पास क्या है, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह क्या, एक प्रबल अम्ल है, क्या है, प्रबल अम्ल है। लेकिन हमें क्या दिया गया है, जो एसिटिक अम्ल दिया गया है वो क्या है, दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल क्या है, दुर्बल अम्ल है, क्या है, दुर्बल अम्ल। तो जब प्रबल अम्ल है वो अधिक तेजी से विक्रिया करेगा, प्रबल अम्ल क्या करेगा, अधिक तेजी से विक्रिया करेगा, जिस कारण से जो बुदबुदाहट है वो क्या होगी, तीव्र गति से होगी। बुदबुदाहट क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो प्रश्नावली ए है उसकी बुदबुदाहट क्या होगी, तीव्र गति से होगी। तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, इसलिए प्रश्नावली ए में हाइड्रोजन गैस बुदबुदाहट तेजी से होगी। प्रश्नावली ए में हाइड्रोजन गैस की बुदबुदाहट तेजी से होगी। प्रश्नावली ए में बुदबुदाहट तेजी से होती है। तो इसका उत्तर भी यहाँ पर आप जो लिखा हुआ देख सकते हैं किस प्रकार से, इसका पूरा वर्णन भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप उसे भी जांच कर सकते हैं, इसके पूरे विवरण की भी जांच आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 हमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है ताजे दूध का pH का मान 6 होता है, दही बनने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है। तो ताजा दूध का pH मान कितना होता है, 6 होता है। लेकिन जैसे ही दही बनता है, क्या बनता है, दही बनता है, तो क्या जाता है, अम्लता उसमें बढ़ जाती है, अम्लता उसमें हो जाती है दही से याद है दल्ला, मैंने आपको बताया था दल्ला, टिक बताई थी दल्ला, द से दही, ला से लैक्टिक अम्ल। जी हाँ, क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। जब लैक्टिक अम्ल की अधिकता बढ़ती है तो वह क्या हो जाता है, देखिएगा उसका pH का मान है वो भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, pH के मान में भी परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 हमें क्या कहता है, प्रश्न नंबर 12 हमें कह रहा है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। क्या मिलाता है, एक ग्वाला है वो ताजे दूध में क्या मिला देता है, थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। तो जो हमारा ए है वह क्या कह रहा है, इसके अंदर हमारा ए हमें कहता है कि
ताजे दूध के पीएच के मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है? ताजे दूध के पीएच के मान को 6 से बदल करके थोड़ा क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। तो क्षारीय क्यों कर देता है? क्योंकि जो हमारे पास हमने लिया है बेकिंग सोडा लिया है वह क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है और दूध को क्षारीय बना देता है, क्षारीय बना देता है ताकि जो दूध है वो खट्टा ना हो, उसके उसमें अम्लता की मात्रा वो आसानी से ना बढ़ सके। इस कारण वह क्या कर देता है? उसके अंदर थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति रखने वाला जो हमारा बेकिंग सोडा है उसे वह मिला देता है, थोड़ा क्षारीय कर देता है। प्रश्न नंबर बी की बात करते हैं। इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि इसकी प्रकृति क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है, क्षारीय प्रकृति के कारण। जब इसमें क्या मिलाता है? जो ग्वाला होता है बेकिंग सोडा मिला देता है तो इसकी प्रकृति किस प्रकार की हो जाती है? इसकी प्रकृति हो जाए क्षारीय। और जब इसकी प्रकृति क्षारीय होगी तो उसका थोड़ा सा ज्यादा समय लगेगा उसको अम्ल बनने में, क्षार को अम्ल बनने में, अभिक्रिया होने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 13 है वो क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। आर्द्ररोधी बर्तन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को है वो क्यों रखा जाना चाहिए? तो आर्द्ररोधी बर्तन में रखने का कारण क्या होता है? आर्द्ररोधी बर्तन मतलब बंद बर्तन होता है, बंद बर्तन होता है, बंद बर्तन। बर्तन किस प्रकार का होता है? बिल्कुल बंद होता है। आर्द्रता की उपस्थिति में जल होता है, वो जल को क्या कर देता है? अवशोषित कर लेगा। जब क्या होगा? इसको अगर क्या मिल गई? आर्द्रता मिल गई तो क्या कर लेगा? जल का अवशोषण कर लेगा। वह कठोर हो, वह क्या हो जाएगा? ये जल को अवशोषित कर करके कठोर हो जाएगा। इस कारण क्या करते हैं? इसको आर्द्रतारोधी बर्तन में ही रखा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? दो उदाहरण लिखिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? तो हम पढ़ चुके हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है, अम्ल की अभिक्रिया क्षार के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है? लवण बनता है। लवण बनता है प्लस में क्या बनता है? जल बनता है। तो जब अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाने पर, अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाने पर दोनों अपने गुणों को या दोनों के गुण नष्ट कर देते हैं। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से करवाने पर दोनों अपने गुणों को नष्ट कर देते हैं या दोनों एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं, यह भी आप लिख सकते हो। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया है वो कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसके दो उदाहरण लिख सकते हैं आप। इसके दो उदाहरण भी हमें लिख सकते हैं। इसका पहला उदाहरण होगा हमारे पास, जैसे हमने क्या लिया? एक अम्ल लेना है, हमें कोई भी अम्ल ले सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लेते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं और इसके साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। हम एक क्षारक लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवा देते हैं अम्ल के साथ। जब अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? एक लवण बनता है। ये अभिक्रिया हम काफी बार पढ़ चुके हैं। और साथ में क्या बनता है? जल का निर्माण है वो हो जाता है। तो ये क्या बन गया? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। एक और ले लेते हैं हम, KOH ले लेते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड, और इसके साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HNO3 के साथ। इस अभिक्रिया में क्या होगा? लवण व क्षार बनेगा KNO3। तो इस प्रकार से उदासीनीकरण अभिक्रिया के हमने दो उदाहरण भी देख लिए और उसको अच्छे से सीख भी लिया है कि क्या होती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम क्वेश्चन की तरफ। जो 15वां क्वेश्चन है हमारा, यह है क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है धोने का सोडा है बेकिंग सोडा के दो उपयोग लिखिए। तो इसको हम आसानी से लिख सकते हैं। धोने का सोडा, धोने के सोडे के क्या क्या उपयोग होते हैं? धोने के सोडे को घरों की साफ सफाई में उपयोग किया जाता है। किसमें? घरों की साफ सफाई में। साफ सफाई में। इसके अलावा जो बर्तन उद्योग होते हैं, कागज होते हैं, कांच होते हैं,
उद्योगों में भी इसका उपयोग है वो किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं किसके, एक और देख क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा की। किसकी बात करें, बेकिंग सोडा की। खाने का सोडा क्या होता है, जी हाँ, खाने का सोडा। तो इसको क्या, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, भोजन को स्वादिष्ट बनाने में, पेट की अम्लता दूर करने में, तो इस प्रकार से हमने पढ़ ली हैं हमारे जो एनसीईआरटी अमल व शारक जो हमारा 11 पार्ट है उसकी जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने सोल्व कर लिया, उनको अच्छे से हमने समझ लिया है किस प्रकार से ये प्रश्न है वो सोल्व होते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से इसको देखिएगा, आपको अच्छे से पूरा का पूरा चैप्टर वो समझ में आ जाएगा। इसे आप लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसका जो पूरा लेसन है वो आपको करवाया जा चुका है। आपको अब मैंने आज अभ्यास प्रश्न भी पूरे करवा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके आगे वाले लेक्चर में, तब हम करेंगे इससे आगे वाला पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 3 के बारे में हम विस्तार से उसे भी जानेंगे। बने रहना हमारे साथ, हमारी वीडियो को देखते रहना। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।